हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? जैसे भी होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे। चलिए आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक होगा लघु बीजाणु जनन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं और इसको पुंभ बीजाणु जनन भी बोलते हैं, पुंभ बीजाणु जनन भी बोला जाता है। ठीक है, अब लघु बीजाणु जनन कहते किसे हैं? तो परागकोश तथा परागकण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि परागकण कहाँ पाया जा रहा था। ठीक है, और जो पुंकेसर की संरचना थी वो किस प्रकार से थी। ठीक है, तो उन्हीं पुंकेसर की निर्माण की प्रक्रिया, उन्हीं परागकण के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह क्या कहला रही है? लघु बीजाणु जनन कहला रही है। ठीक है, यहाँ हम समझ लेते हैं कि आपने सुना होगा कि आखिर इनका निर्माण कहाँ से होता है। तो एक्चुअली में जो इनका निर्माण होता है वह विभज्योतिकी कोशिकाओं से होता है। ठीक है, कोशिकाएं जो होती हैं लगातार विभाजित होती है। विभाजित होने के बाद वह जो विभज्योतिकी कोशा है वह प्रपशु कोशिका बनती है, फिर वाहिनी उत्तक बनाती है। वह फिर प्रपशु कोशिकाएं जो होती हैं पुनः विभाजित होती हैं। पुनः विभाजित होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि विभज्योतिकी उत्तक जो है विभज्योतिकी जो कोशिकाएं हैं वह 4 पालियों में डिवाइड हो जाती हैं और जो वाहिनी उत्तक है संवहन बंडल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और अंत में जो 4 पालियां होती हैं उनमें मातृ कोशिका का निर्माण होता है, मातृ लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। ठीक, ये प्रक्रिया चलती है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से निर्माण होता है। ठीक, मान लेते हैं ये जो है विभज्योतिकी कोशा है। विभज्योतिकी कोशिका के बाहर कोई भी कोशिका होगी उसके बाह्य स्तर होंगे और ये विभज्योतिकी कोशा है। जिसमें विभाजन होता है। विभज्योतिकी कोशा विभाजित होके 2 प्रकार की सेल्स बनाती हैं, कोशिकाएं बनाती हैं। एक होता है प्रपशु कोशा या प्रपशु कोशिकाएं और दूसरा होते हैं वाहिनी उत्तक। ठीक है, अभी जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, पुनः 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। पुनः 2 प्रकार की इसमें लगातार डिवीजन विभाजन की क्रिया होती रहती है और ये प्रपशु कोशिकाएं जो हैं 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। पहला जो होता है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति कोशिका या कोशा भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो है आपका प्राथमिक पुंभ बीजाणु जनन कोशा। जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं बच्चों वह 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं विभाजन के द्वारा। एक होती है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और दूसरी जो होती हैं पुंभ बीजाणु जनन कोशा। ठीक है, अब जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं बच्चों ये पुनः 3 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। 3 प्रकार के स्तर में ये डिवाइड होती हैं, 3 प्रकार के लेयर्स को बनाती हैं। एक होता है बाह्य स्तर, 3 भागों में डिवाइड होती हैं बाह्य स्तर। दूसरे होते हैं आंतरिक स्तर, कहीं कहीं अंत स्तर भी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक है। और तीसरा जो लेयर बनाते हैं वो टैपिटम बनाते हैं। टैपिटम जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ठीक है,
प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं 3 भागों में डिवाइड होती हैं, बाह्य स्तर, आंतरिक स्तर और टैपिटम। 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, आंतरिक स्तर जो अंत स्तर है इसको मध्य स्तर भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसको मध्य स्तर भी बोला जाता है, तो आप यहाँ मध्य स्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मध्य स्तर भी बोला जाता है। ठीक, अब ये जो होता है, जो वाह्य स्तर होते हैं बच्चों, ये वाह्य स्तर जो होता है यह काफी मोटी भित्ति का निर्माण करता है। ठीक, और बाह्य स्तर और जो मध्य स्तर होती है, आंतरिक स्तर होती है, ये दोनों जो है अंदर की जो परागकण का निर्माण हो रहा होता है उसको सुरक्षा और पोषण प्रदान करती हैं। ठीक, ये बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर। जो आंतरिक स्तर होते हैं या मध्य स्तर होते हैं काफी पतले होते हैं और जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो टैपिटम होता है, टैपिटम जो है ये जो अंदर निर्माण हो रहा होता है परागकण का, पालन ग्रेन को, उसकी सुरक्षा करते हैं और साथ ही साथ इनमें लगातार विभाजन होता है। ठीक है, लगातार विभाजन होता है और यही टैपिटम जो है वह एक तरीके से मात्र लघु बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। यहीं से टैपिटम से ही मात्र लघु बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। इनमें विभाजन की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन भी होते हैं, समसूत्री विभाजन भी होता है। अभी हम फिगर के साथ इसको बताएंगे, एक बार आप रफली समझ लीजिए। ठीक, यहाँ तक है। उसके बाद जो प्रपशु कोशिका का दूसरा भाग था प्राथमिक पूर्वबीजाणु जनन कोशा, इसमें जो है 2 प्रकार से लेयर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो पूर्वबीजाणु जनन कोशा है। ठीक है बच्चों, अब ये पूर्वबीजाणु जनन कोशिका में स्फुटन होता है। ठीक, और यह 3 ठीक है, ठीक है, सही है। जो पूर्वबीजाणु जनन कोशा है इनमें कई बार विभाजन होती है, कई बार इनमें विभाजन होती है। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जो है कई बार होती है और 2 से 3 बार विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। कहाँ? प्राथमिक पूर्वबीजाणु जनन कोशिका से। ठीक है, प्राथमिक पूर्वबीजाणु जनन कोशिका से मात्र लघु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है विभाजन के फलस्वरूप। कुछ कोशिकाएं जो होती है नष्ट हो जाती है, नष्ट होकर और इसको पोषण प्रदान करती हैं और अंत में परागकण का निर्माण यहाँ हो जाता है। ऊपर से जो एक आकार भी मिल जाती है और उनका परागकण का भी निर्माण यहाँ से शुरू हो जाता है और निर्माण भी होता है। ठीक, इसको हम फिगर के साथ समझ लेते हैं। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको डाउट से नहीं समझ में आया है उनको हम फिगर से बता देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ हमने फिगर ड्रा कर दिया है आपका। आप यहाँ देखिए कि ये जो है एपिडर्मिस है, वह अस्तर है और ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स विभज्योतिकी कोशिकाएं हैं जो कि लगातार विभाजित होती हैं। विभाजन के फलस्वरूप यह 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। एक प्रपशु कोशिका बनाती है, ये आप देख सकते हैं डॉट डॉट बनाया गया है, और दूसरे बीच में जो है वाहिनी उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, बीच में वाहिनी उत्तक का निर्माण करते हैं। बाद में ये जो वाहिनी उत्तक का संवहन बंडल में परिवर्तित हो जाते हैं और लघु बीजाणु को क्या करते हैं, पोषण प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद पुनः इसमें लगातार विभाजन की क्रिया होती है और जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है
बाहर का जो लेयर होता है वह प्राइमरी पेराइटल सेल्स, मतलब जो वह है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बनती हैं, भित्ति कोशिका बनाती हैं। और दूसरा जो होता है प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल्स बनाती हैं, मतलब कि भीतर के जो सेल्स होते हैं वह प्राथमिक पूबीजाणु जनन कोशा का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी ये बीच में आपके वाहिनी उत्तक है जो बाद में संवहन उत्तक बन जाते हैं, संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। और बाकी एपिडर्मिस है, मतलब कि बाहर का अस्तर है। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे, ये जो कोशिकाएं हैं धीरे धीरे पुनः विभाजन इनमें शुरू होती है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती हैं, ठीक है, वह जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वह पुनः 3 से 5 स्तरों में डिवाइड हो जाती हैं। पुनः ये स्तर है वह धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ये विभाजित होना शुरू हो जाती हैं। और यह जो विभाजन के फलस्वरूप एक बात और देखिएगा कि यहाँ आपका जो एपिडर्मिस है, पीछे नहीं बताया, एक बार ध्यान दीजिए कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे के जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे जो बाह्य स्तर है उसके नीचे की जहां भी सेल्स की आप बात करेंगे उन सेल्स को हाइपोडर्मल सेल्स बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो वही अधोस्तरीय कोशिका जो है उनके केंद्रक और कोशिका गाढ़ा होते हैं, मोटे होते हैं और वही विभाजित होके इन सेल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनमें जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो हैं ये डिवाइड होती हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 से 5 लेयर्स में, भागों में। तो ये जो एपिडर्मिस होती है वह अस्तर होती है, उसके नीचे के जो अस्तर होते हैं वह आंतरिक अस्तर होते हैं। ठीक है, आंतरिक अस्तर होते हैं जिसको इंटरनल लेयर बोला जाता है। ठीक, जो कि जो वह अस्तर है उससे हल्की सी मोटी होती है और जो लघु बीजाणु है उसको पोषण और सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए, देखिए बाहर का जो लेयर है एपिडर्मिस है, मतलब आपका बाह्य स्तर है। ठीक, बाहर वाला लेयर जो है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके अंदर जो है मध्य लेयर है। यहाँ आप इसको इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ ये देखिए। ठीक, इनर लेयर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं दिखाया गया है कि स्ट्रक्चर और होना चाहिए था। बता रहे हैं कि जो आंतरिक लेयर होती है, यहाँ आपको बताए थे कि 3 भाग में डिवाइड हुआ था। एक होता है आंतरिक या अंतःस्तर, मध्य स्तर, ठीक है, बाह्य स्तर और लास्ट में आपको बताए थे टेपिटम। ठीक, टेपिटम। तो जो अंतः स्तर होती है वह जल्द ही नष्ट हो जाती है, जल्दी नष्ट होके और पोषण प्रदान करती है किसको? लघु बीजाणु को। ठीक, यहाँ आप देखिए एंडोडर्मिक सेल्स, एंडोडर्मिक हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्टोमियम, रंध्र किसको बोला जाता है, जो कि लेयर से ही जो है, ये लेयर जो है टूट कर बना हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके नीचे का जो लेयर है, सेकंड वाला लेयर यहाँ दर्शाया गया है। सेकंड वाला लेयर आप यहाँ मिडिल लेयर बोल सकते हैं। मिडिल लेयर, मध्य का जो लेयर होता है, मध्य स्तर होता है, जल्दी समाप्त हो जाता है, इसको पहले ही बताए थे। उसके बीच वाला यहाँ आपको इंडिकेट किए हैं, देखिए आप, ये हिस्सा जो है टेपिटम है। ठीक, ये जो हिस्सा है टेपिटम है, जिनमें लगातार विभाजन की क्रिया होती है। टेपिटम में लगातार विभाजन की क्रिया होती है और इनमें अंतः सूत्री विभाजन होती है, मतलब कि कोशिका के अंदर ही इनका विभाजन होता है। ठीक, और इनकी जो सेल्स होती है लंबी होती जाती हैं। लंबी होने के बाद कई मात्र कोशिकाओं में निर्माण करने के बाद एक
एक टाइम ऐसा आता है कि टैपिटम भी समाप्त हो जाती है और समाप्त होके जो अंदर लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा होता है उसको पोषण देने का काम करते हैं। कौन? टैपिटम। ठीक, उसके बाद जो है अब ये अलग से एक धानी की तरह अब एक का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, सब में वही क्रिया हो रही है, 4 पालियों में डिवाइड हो गया है। ठीक, 4 पालियों में जो यहाँ स्ट्रक्चर जो बन रहा था वही चीजें यहाँ बताया गया है कि 4 पालियों में डिवाइड हो गया है। अब जो है जो प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल होती हैं उनमें विभाजन की क्रिया शुरू होती है, मतलब कि जब बाहर के लेयर समाप्त हो चुके होते हैं तो आंतरिक विभाजन जो है वो शुरू होती है। अभी 2 या 2 से अधिक या 2 से 3-4 बार तक समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है जो कि कुछ तो बचती है और कुछ जो है क्या हो जाते हैं, ये यहाँ आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है ये कोशिका जो बन रही है इसी को बताया जा रहा है कि इनमें निर्माण होता है। कुछ जो है रहती हैं जिनमें विभाजन होता है और कुछ ये मात्र कोशिका सेल जो होती हैं वह क्या होता है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है और स्पोर्स को लघु बीजाणु को पोषण देने का काम करती हैं, उसको पोषण प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। ठीक, उसके बाद यह जो है मात्र कोशिका जो है कुछ गोलाकार हो जाती हैं। ठीक, और कुछ गोलाकार होकर क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती हैं। ठीक है, जो कि प्रत्येक क्रियात्मक जो लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं, ठीक है, वह एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशा का निर्माण करती हैं। 4 अगुणित कोशा का निर्माण करती हैं। कौन? जो पो बीजाणु से मात्र बीजाणु कोशा का निर्माण हुआ होता है वह। ठीक, जिसका जो 4 अगुणित 4 कोशा का नहीं 4 लघु बीजाणु बनाती हैं। 4 अगुणित हैप्लॉइड लघु बीजाणु बनाती हैं, इसके अंदर की बात हो रही है। ठीक, अब इसका विभाजन किस तरीके से होता है और इनमें ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण कैसे होता है इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे कि किस तरीके से इनमें हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा। आई थिंक इतनी स्ट्रक्चर के साथ आपको समझ में आई होगी। एक बार आप बुक को जरूर पढ़ेंगे, जो चीजें अब और वीडियो से और बुक से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। जो चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करेंगे, अगले वीडियो में हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर देंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाएं, बाकी आप लोग साथ देंगे तो जरूर कोशिश सक्सेस लेगा।